नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम पीजीसीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन टेस्टिंग अ डायोड यूजिंग अ मल्टीमीटर व्हाट रीडिंग वुड बी टिपिकली एक्सपेक्ट व्हेन द मल्टीमीटर लेट्स आर कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन। मल्टीमीटर का उपयोग करके डायोड का परीक्षण करते समय जब मल्टीमीटर लीड फॉरवर्ड बाइस दिशा में जुड़े होते हैं तो आप आमतौर पर किस रीडिंग की अपेक्षा करेंगे? ए हाई रेजिस्टेंस, बी नो चेंज इन रेजिस्टेंस, सी लो रेजिस्टेंस एंड डी फ्लक्चुएटिंग रेजिस्टेंस। डायोड दो रीजन में काम करता है, एक फॉरवर्ड बाइस रीजन में और दूसरा रिवर्स बाइस रीजन में। फॉरवर्ड बाइस रीजन में डायोड कंडक्टिंग स्टेट में होता है और रिवर्स बाइस डायरेक्शन में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में जब डायोड कंडक्टिंग होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, वहीं रिवर्स बाइस डायरेक्शन में जब डायोड नॉन कंडक्टिंग होगा, या इसे ऐसा कह सकते हैं कि डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करता है, तो इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि डायोड किसकी तरह काम करता है? ये वन वे स्विच की तरह काम करता है। ये करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा सकता है, और वो कौन सी डायरेक्शन है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के केस में हमें क्या मिलेगा? हमें इसका रेजिस्टेंस कम मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी, लो रेजिस्टेंस, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हेन इंस्पेक्टिंग द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इफ यू फाइंड अ स्क्वायरल केज कंस्ट्रक्शन व्हाट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर डज इट इंडिकेट। एक इंडक्शन मोटर के रोटर का निरीक्षण करते समय यदि आपको एक स्क्वायरल केज निर्माण मिलता है तो यह किस प्रकार के इंडक्शन मोटर का संकेत देता है? ए सिंक्रोनस मोटर, बी थ्री फेस इंडक्शन मोटर, सी डीसी मोटर एंड डी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें जो उन्होंने राइट आंसर दे रखा था वो दे रखा था थ्री फेस इंडक्शन मोटर। लेकिन स्क्वायरल केज कंस्ट्रक्शन आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर में भी होता है प्लस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में भी होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है क्योंकि जो इसका रोटर होता है वो स्क्वायरल केज टाइप का होता है, इसी वजह से इसका नाम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पड़ा है। इसमें कुछ सिलेंड्रिकल कोर होती है और कंडक्टिंग बार होते हैं इसके रोटर में। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? इसकी टॉर्क स्पीड हम इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं हम बात करें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की, तो कुछ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में जो कंस्ट्रक्शन होता है रोटर का वो भी स्क्वायरल केज टाइप होता है। सेम इसमें भी सिलेंड्रिकल लैमिनेटेड कोर होती है और कंडक्टिंग बार होते हैं जो कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हर सिंगल फेस मोटर होती है वो स्क्वायरल केज रोटर टाइप कंस्ट्रक्शन की नहीं होती है, क्योंकि कई आप अगर देखेंगे रिलक्टेंस मोटर होती है, हिस्टैरिसीस मोटर होती है और अलग अलग तरह की जो मोटर होती है, स्टेपर मोटर होती है, वो स्क्वायरल केज कंस्ट्रक्शन की नहीं होती है। लेकिन हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में कुछ रोटर स्क्वायरल केज टाइप की होती है। तो इसके दोनों आंसर राइट हो सकते हैं, थ्री फेस इंडक्शन मोटर भी और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही इसके राइट ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाई इज कैपेसिटर प्रेफरेबली यूज्ड इन अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। एकल चरण प्रेरण मोटर में संधारित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? ए टू एनहांस द स्टार्टिंग टॉर्क, बी टू रिड्यूस मोटर स्पीड, सी टू इंप्रूव पावर फैक्टर एंड डी टू इंक्रीज द वोल्टेज सप्लाई। दोस्तों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है क्योंकि जो इसका टॉर्क होता है वो हर हाफ साइकिल में रिवर्स हो जाता है। तो पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क आपस में कैंसिल आउट करते हैं जिससे जो ओवरऑल टॉर्क है वो जीरो हो जाता है। तो इसीलिए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो अगर हमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो हमें रोटर और स्टेटर के बीच में फेस डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो फेस डिफरेंस क्रिएट करने के कई अलग अलग मेथड होते हैं। उसमें से एक मेथड होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कैपेसिटर क्या करता है? बेसिकली ये एक फेस डिफरेंस क्रिएट करता है मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो कैपेसिटर क्या कर रहा है? इसमें कैपेसिटर मोटर को या सिंगल फेस मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जितना अच्छा फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, मान लीजिए अगर हम बात करें रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड की, तो उसमें जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है वो 30 से 45 डिग्री के आसपास होता है। तो ये फेज डिफरेंस कम होता है तो मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम होता है। लेकिन अगर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं तो उसका फेज डिफरेंस 70 टू 80 डिग्री तक हो जाता है, तो इससे हमें स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा फेज डिफरेंस होगा उतना ही अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिलेगा। तो कैपेसिटर क्या कर रहा है? कैपेसिटर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें एक और कैपेसिटर अगर हम ऐड कर दें, ये तो हो गया हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इनिशियली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ने क्या करा? फेज डिफरेंस क्रिएट करा। और दूसरी एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है जिसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। उसमें हम दो कैपेसिटर का यूज करते हैं। एक कैपेसिटर होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट टाइप का जो कि स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो कैपेसिटर होता है वो ऑयल फील्ड टाइप का होता है जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में मदद करता है।
लेकिन कैपेसिटर का इनिशियल काम क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क को मजबूत करना। सो ऑप्शन नंबर ए टू एनहांस द स्टार्टिंग टॉर्क इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाई आर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक अनुप्रयोगों में क्यों किया जाता है? ए टू रेगुलेट द टेम्परेचर इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, बी टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मोटर, सी टू एनहांस द एस्थेटिक ऑफ मशीनरी एंड डी टू इंप्रूव कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दोस्तों हम VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज इसलिए करते हैं ताकि हम मोटर की स्पीड को काफी प्रिसाइसली कंट्रोल कर पाएं। और इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? ये तो ये प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में काफी ज्यादा मदद करता है। जहाँ पे हमें प्रिसाइज कंट्रोल की जरूरत होती है मोटर स्पीड की, वहाँ पे हम VFD का यूज करते हैं। इससे एनर्जी सेविंग भी होती है क्योंकि मोटर की स्पीड हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से अपनी मोटर की स्पीड को एडजस्ट कर लेते हैं, तो बेवजह का कोई भी एनर्जी कंजप्शन मोटर में नहीं होता है। रिड्यूस वेयर एंड टेयर, तो इसमें कम घिसाव भी होगा और मोटर के रखरखाव में भी हमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि जितना VFD क्या कर रहा है, एक स्मूथ ऑपरेशन कर रहा है मोटर का, और जितनी ज्यादा मोटर स्मूथली चलेगी उतना ही कम उसमें एनर्जी लॉसेस होंगे और मैकेनिकल स्ट्रेस भी उतना ही कम पड़ेगा उसमें, और इसमें सेफ्टी भी इंप्रूव हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हाउ डज द RMS वैल्यू कंपेयर टू द एवरेज वैल्यू इन एन AC सर्किट। RMS मान की तुलना में AC सर्किट में औसत मान से कैसे की जाती है? ए RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू are unrelated, B RMS value is always greater than the average value, C RMS value is always equal to the average value and D RMS value is always less than the average value। दोस्तों एवरेज वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 0.637 ऑफ पीक वैल्यू, और RMS वैल्यू कितनी होती है? 0.707 ऑफ पीक वैल्यू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो RMS वैल्यू इज ग्रेटर देन दी एवरेज वैल्यू, और RMS वैल्यू को हम निकालते कैसे हैं? वो निकालते हैं पीक वैल्यू बाय √2, और एवरेज वैल्यू को कैसे निकालते हैं? 2Vm/π। तो हमेशा याद रखना RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज्यादा होती है। सो ऑप्शन नंबर बी RMS वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एवरेज वैल्यू इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हेन यूजिंग CO2 एक्सटिंग्विशर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फायर व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन। विद्युत आग पर CO2 बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ए शेक द एक्सटिंग्विशर विगरसली बिफोर यूज, बी इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, सी कंटिन्यू यूजिंग द एक्सटिंग्विशर आफ्टर द फायर अपीयर एक्सटिंग्विश्ड एंड डी अप्लाई वाटर टू कूल डाउन द फायर। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके थे कि CO2 आग कैसे बुझाता है। ये ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है क्योंकि आग को क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए मीडियम के लिए, और ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। तो अगर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी तो आपकी आग बुझ जाएगी। अब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो वो एरिया में सफोकेशन हो जाएगा, आपका दम घुटने लग जाएगा। यहाँ तो आपके पास प्रॉपर मास्क होना चाहिए। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल फायर बुझाएं CO2 के माध्यम से तो आपके पास प्रॉपर मास्क होना चाहिए। अगर प्रॉपर मास्क नहीं है तो एक वेंटिलेशन की जगह होनी चाहिए। अब वेंटिलेशन क्या करेगा? जो ऑक्सीजन डिस्प्लेस हुआ है उसको वो फिल कर देगा, क्योंकि CO2 में एक और इफेक्ट होता है, इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है। CO2 ने एक बार आग बुझा दी तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो दोबारा आग जल जाए, तो प्रॉपर वेंटिलेशन CO2 का यूज करते समय जरूरी होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाई इज लो वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। विद्युत प्रतिष्ठानों में पृथ्वी प्रतिरोध का कम मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है? ए टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ वायरिंग, बी टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, सी टू इंप्रूव द एस्थेटिक अपील ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड डी टू इंक्रीज द पावर कंजप्शन। PGCIL में अर्थ रेजिस्टेंस के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन अर्थ रेजिस्टेंस के ऊपर आए थे, और जो सबका आंसर है ऑलमोस्ट सेम है। हम अर्थ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सके। अर्थ रेजिस्टेंस का मेन काम है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम जो करते हैं, इन केस उसमें कोई भी करंट का लीकेज हो रहा है, वो लीकेज करंट डायरेक्टली अर्थ की तरफ चला जाए, जिससे हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सके। तो लीकेज करंट को अर्थ रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये एक सेफ पाथ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अर्थ रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा लो होता है, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा, आपको ये पता ही है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो लीकेज करंट है वो अर्थ रेजिस्टेंस के थ्रू आपका ग्राउंड में चला जाता है। अब अर्थ रेजिस्टेंस ने जो करंट को डाइवर्ट करा है, उसकी वजह से अगर हम इन केस उस इक्विपमेंट को टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है इफ अ पावर सप्लाई इज प्रोवाइडिंग अनस्टेबल वोल्टेज व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिंग द इशू। बिजली की आपूर्ति में अस्थिर वोल्टेज की समस्या पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? ए सिग्नल जनरेटर, बी पावर एनालाइजर, सी मल्टीमीटर एंड डी ऑसिलोस्कोप। अगर हमें कोई भी अनस्टेबल वोल्टेज को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे अच्छा उपकरण होता है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं? हम वोल्टेज या करंट की वेवफॉर्म को विजुअली देख सकते हैं। तो कोई भी अगर वोल्टेज या करंट में वेरिएशन आ रहा होगा तो हम विजुअली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो वेरिएशन कैसा हो सकता है? या वो वोल्टेज स्पाइक हो सकता है, या वोल्टेज में डिप हो सकता है, या कोई एक रिपल हो सकता है वोल्टेज के अंदर। तो हम एक्चुअली में पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये इनस्टेबिलिटी का सोर्स क्या है।
सिग्नल जनरेटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है। सॉटूथ वेव हो गई, रेक्टेंगुलर वेव हो गई, साइन वेव हो गई, ये काम किसका है, ये सिग्नल जनरेटर का काम है। पावर एनालाइजर क्या मेजर करता है, ये इलेक्ट्रिकल पावर के अलग अलग वैल्यूओं को मेजर करता है, सच एस वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर फैक्टर हो गया। इससे हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते हैं कि एक्चुअल में वेरिएशन किस वजह से आ रहा है, लेकिन ऑसिलोस्कोप से हम विजुअली देख के पता लगा सकते हैं कि ये वेरिएशन किस वजह से आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी ऑसिलोस्कोप इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू इंस्पेक्ट एंड टाइटन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस ऑफ अ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट के नियमित रखरखाव के दौरान विद्युत कनेक्शनों की निरीक्षण करना और उन्हें कसना क्यों अधिक महत्वपूर्ण होता है। ए टू इंप्रूव मैकेनिकल परफॉर्मेंस, बी टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर एंड माल फंक्शंस, सी टू इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी एंड डी टू इनहेंस साउंड इंसुलेशन। दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को टाइट इसलिए रखते हैं ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल फायर से बच सकें या इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन से बच सकें। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, हर कोई इस चीज को फॉलो करता है कि हम कोई भी कनेक्शन करते हैं उसको हम लूज नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम कनेक्शन को लूज कर देंगे तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर कनेक्शन हल्का सा भी लूज हुआ तो ये एक हल्का सा ओपन सर्किट बन जाएगा और ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिससे स्पार्किंग का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हीट जनरेशन भी हो सकता है उसमें, और जब हीट जनरेशन होगा तो इंसुलेशन आपका वायर का डैमेज हो सकता है। रेजिस्टेंस लूज होने का एक और मेन नुकसान है कि इसकी वजह से स्पार्किंग हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर बी टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर एंड माल फंक्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट डज द टर्म ल्यूमन मेजर इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इल्यूमिनेशन। रोशनी के संदर्भ में ल्यूमन शब्द क्या मापता है, ए लाइट ड्यूरेशन, बी लाइट इंटेंसिटी, सी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी लाइट कलर। दोस्तों ल्यूमन क्या मेजर करता है, ये लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है। ये बताता है कि एक पावर सोर्स से कितनी विजिबल लाइट एमिट हुई है। सो ऑप्शन नंबर बी लाइट इंटेंसिटी इसका राइट ऑप्शन होगा।